नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बीजेपी यूपी के सबसे बड़े लड़ैया योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और इस नामांकन को खास बनाने के लिए तमाम आम यानी बड़े लोग पहुंच चुके हैं, खास लोग पहुंच चुके हैं। आज अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गठबंधन के जो साथी हैं संजय निषाद वहां पर पहुंचेंगे और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उसके पहले गोरखपीठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन किया और यहां पर महामृत्युंजय जाप किया, पूजा अर्चना की और इसके बाद आगे के अपने कार्यक्रम की वो शुरुआत कर रहे हैं। और गोरखपुर सदर सीट से इस बार वो चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसके पहले गोरखपुर के वो 5 बार के सांसद रहे हैं। इस बार वो खुद विधानसभा के मैदान में उतर रहे हैं और ये जो पूरा इलाका है ये माना जाता है कि गोरक्षपीठ और योगी का गढ़ है। गोरखपुर और गोरखपुर से सटे अगल बगल जो पूर्वांचल के जिले हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सदर सीट से वो आज नामांकन दाखिल करेंगे और खास बात देखिए, छठे चरण के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हो रही है और पहले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नामांकन करेंगे। और इस नामांकन में जो खास मेहमान पहुंच रहे हैं अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा निषाद पार्टी के संजय निषाद भी वहां पर पहुंचेंगे और बस पूजा पाठ के साथ ही वो अपने नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक संवाद का भी उनका कार्यक्रम है, फिर वो नामांकन दाखिल करेंगे। 4 सेट में उनका नामांकन होगा और करीब उनके 4 जो है यहाँ पर सहयोगी होंगे जो उनके साथ अंदर रहेंगे। तो अब देखिए, अब इन 5 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको योगी आदित्यनाथ की पूरी सियासी सफर को समझाते हैं। उनके गुरु महंत अवैधनाथ जो कि गोरखपुर के 4 बार के सांसद रहे हैं, वो उस गोरक्षपीठ के महंत थे। उन्होंने अजय सिंह बिष्ट को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद वो हो गए योगी आदित्यनाथ, गोरक्षपीठ के वो अध्यक्ष बने और उन्होंने अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाया और उनको पहले चुनाव लड़ाया और 26 साल की उम्र में योगी सांसद बने। 45 साल की उम्र में यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। 5 बार के वो सांसद हैं और पहली बार चुनावी रण में उतर रहे हैं। तो इससे क्या समीकरण बनेगा, आज इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और क्या समीकरण बनेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि पूर्वांचल योगी का गढ़ है और यहां से चुनाव लड़ने का मतलब ये होता है कि पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश। न सिर्फ योगी, अगर आप देखिए पूर्वांचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को चुना था, पूर्वांचल को साधने के लिए ही अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को चुना था। तो ये पूरी कोशिश होती है कि कैसे पूर्वांचल को साधा जाए। तो अब खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्या समीकरण बनेगा इसको समझेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी जी हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुभेंदु जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। पहली बार विधानसभा के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज पूजा पाठ से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और ये माना जाता है कि ये तो उनका गढ़ है। गोरक्षपीठ के प्रभाव में न सिर्फ गोरखपुर बल्कि अगल बगल के जिले की तमाम जो सीटें हैं वो उसके प्रभाव में आती हैं। और अखिलेश जी जैसा कि बोल रहे थे कि बीजेपी ने, आप लोगों ने पहले उनको उनके घर पे भेज दिया है, तो यहाँ पे जो मैदान में उतर रहे हैं सबसे बड़े लड़ैया आपके, उसका प्रभाव आप कितना देखते हैं? देखिए, जो हमारे योगी जी हैं वो कहीं से भी चुनाव लड़े, हाँ, और जीत कर आएंगे। पार्टी का संगठन है जहां से वो तय करता है कि हमारा फला फला व्यक्ति को यहाँ से लड़ना चाहिए। तो उनको चूंकि गोरखपुर और पूर्वांचल के बीच में एक बड़ा उनके होने का बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए शायद संगठन ने उनको गोरखपुर से चुनाव लाया है। और आप देखिए कि कुछ लोग आज जब नामांकन भरने जाते हैं तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे ही कि पूजा पाठ चल रही है और वेदों के मंत्रों से किस तरीके से एक हिंदू भाव से एक योगी निकलता है और राष्ट्र सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है जी। वहीं पर दूसरी लोग कारागार में है और जिन चरित्रों के कारण उनको कारागार में डाला गया है, सपा के दंगई और गुंडा लोग, हाँ, वो लोग अपने कारागार से नामांकन भरते हैं। और आपने अभी विगत समय पे देखा है। तो ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच की है और इसमें हम एक ही चीज कहेंगे कि
देर हो सकती है, हो सकता है 10 मार्च लग जाए, 10 मार्च तक रिजल्ट आ जाए। अच्छा, परंतु विजय सत्य की ही होती है। हमने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी देखा, ये जितने कौरव हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये अगले 50 साल तक युद्ध करने लायक ही नहीं बचेंगे इस चुनाव के बाद। अच्छा, आप काफी कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं आप। ठीक है प्रोफेसर साहब, अब देखिए जी, ठीक है, आप प्रोफेसर साहब का रिएक्शन ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, अब आज नामांकन होगा, छठे चरण के लिए आज के नामांकन की शुरुआत हो रही है और पहले दिन ही योगी आदित्यनाथ नामांकन करने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई अगले 50 साल तक आप लोग जो है सत्ता से दूर रहेंगे, आप लोग जीत नहीं पाएंगे, कौरव आप लोग हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी को, हाँ, पहले तो मथुरा, फिर अयोध्या, फिर नोएडा होते हुए आज इनको भारतीय जनता पार्टी ने उनके गृह क्षेत्र में गोरखपुर भेज दिया है। हाँ, और रही बात मेरे जो साथी कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये दीवा सपने देख रहे हैं। ये शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश को अभी जानते नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अभी रैना देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है, पूरी 11-12 बजे तक रात्रि को लोग जनसैलाब सड़कों पे आ गया है। वो बता रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार है। अच्छा है, मेरे साथी सपना देख रहे हैं, हाँ, और ये दिव्या सपने देख रहे हैं। इनके सपने को यथार्थ रूप देखने को मिलेगा 10 मार्च को, जब मैं आपके चैनल में दोबारा बैठूंगा तो इनको पता चलेगा। इनको जवाब देना है किसानों को, इनको जवाब देना है नौजवानों को, इनको जवाब देना है विद्यार्थियों को जिनकी परीक्षाएं रद्द हो रही है। इनको जवाब देना है उन लोगों को जो लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इनको ये प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति डावाडोल है, कानून व्यवस्था जो डावाडोल है, इनको सबको जवाब देना है। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ गोरखपुर सदर सीट से किसको मैदान में उतार रहे हैं? सुनिए कि अग्रवाल जी पे डोरी डाल रहे हैं आप लोग, लेकिन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, योगी जी ने हमको विधायक बनाया, हम नहीं जाएंगे। तो क्या समीकरण आप लोग वहां क्या बैठा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता योगी जी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये जो चुनाव है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। और ये जनसैलाब जो रैलियों में आपको दिखाया, माननीय अखिलेश यादव जी की, माननीय जैन जी की, आपके टीवी ने भी कवर कराया उसको, तो देखा है आपने कि किस तरह का माहौल आज प्रदेश में हो गया है। आज ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव सपा भाजपा के बीच में नहीं रह गया। ये चुनाव जनता लड़ रही है, जो लगातार 5 साल से इनके कुशासन से त्रस्त है। ठीक है संजीव जी, अब देखिए, अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार मैदान में उतर रहे हैं और उसी दबाव में अखिलेश जी को भी उतरना पड़ा। हालांकि दोनों नेता भले अपने अपने दावे करें, लेकिन दोनों ने अपनी सेफ सीट चुनी है। वो करहल पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव वाले इलाके गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो गोरखपुर से चुनाव लड़ने के पीछे ये बताया जाता है कि बीजेपी की तरफ से कि पूरे पूर्वांचल को साधने का एक बड़ा मैसेज देने की कवायद होती है। तो अब आज वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। क्या समीकरण आप देख रहे हैं पूरे पूर्वांचल में और यूपी में, अगर यहां से वो नामांकन दाखिल कर यहां चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कमोबेश एक दूसरे के ऊपर विपक्षी पार्टियां, पक्ष सत्ता पक्ष में हो या विपक्षी पार्टियां हो, लगातार ये प्रहार कर रही है कि आप यहाँ से छोड़ के वहां क्यों गए और वहां से छोड़ के यहाँ क्यों गए। सीधी सी बात है कि ये राजनीति है और राजनीति में कोई भी वही सीट सुनिश्चित करता है, वहां से चुनाव लड़ना चाहता है जहां उसके लिए बेहतर मुफीद जगह हो, समीकरण बेहतर हो और जितनी संभावनाएं दिखाई दे रही हो। निश्चित रूप से योगी जी यदि ये लड़ रहे हैं यहाँ से, तो उनकी संभावनाएं बेहतर है। और साथ साथ हर एक नेता की कोशिश ये होती है कि हम जहां से चुनाव लड़े, बाकी जगहों पर भी ये मैसेज जाए कि हम आपके साथ हैं और आपके नजदीक है। क्योंकि जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से वो चुनाव लड़ता है, खास करके सत्ता पक्ष के लोग यदि इस तरह से कोई जगह चुनते हैं तो उसका एक व्यापक मैसेज जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि योगी जी शुरुआती दौर से बस दिखाया जा रहा है कि पूजा पाठ, बड़े बड़े लोग दिल्ली से आगमन और उसके साथ साथ नामांकन की प्रक्रिया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी ये मान के चल रही है कि ये चुनाव आसान नहीं है। उस जगह पे जिस जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अग्रवाल जी की बात आप कर रहे थे लेकिन ये नहीं बता पाए। अग्रवाल जी को पहले से ही जानकारी थी, संभव है कि उनकी सीट काट दिया जाए। निश्चित तौर पर उनके मन में भी एक क्षोभ का वातावरण तो बना है। विपक्षी पार्टी आप कितना हवा देती है और उसका लाभ उठा पाती है, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि हम अपने सीट पे, जिस सीट पे हम बने रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने यदि बेहतर काम किया है तो हमारी उपस्थिति वहां पर बनी रहनी चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि हम दोबारा वहां। लेकिन ये भी तो है सर ना, अग्रवाल साहब को बनाया किसने था भाई? बीजेपी से अलग हटके हिंदू अगवानी से उनको चुनाव लड़वाया था, उनको विधायक बनाया था। तो ऐसे में जब खुद अगर योगी लड़ेंगे तो थोड़ा सा कुर्बानी तो उनको भी देनी पड़ेगी ना।
तमाम तरह के उदाहरण है, जिन पार्टियों ने, जिन नेताओं ने जिसको आगे बढ़ाया, बाद में उनको वो निकाल के कहीं और ले गए। ये बात सही कह रहे हैं आप। ये कोई नई बात नहीं है, उदाहरण नया भी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। दोनों जगहों पर योगी जिस तरह से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके तैयारी को देखते हुए वो जो धार्मिक वातावरण में जिस तरह से पूजा पाठ सुबह से लगातार, इस पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ वो तो हर दिन करते हैं जी, नहीं, और सारी पार्टियां जानती भी है कि धर्म को आधार बना करके या धार्मिक मजबूती ही योगी जी की सबसे बड़ी मजबूती रही है, जिसकी वजह से ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो आधार हो उसको कैसे कोई छोड़ सकता है, और लगातार ये प्रयास जारी रहेगी। रंग जो आज दिखाई दे रहा है, ये रंग आगे आने वाले दिनों में भी देखना। अच्छा, एक चीज संजू जी, आपने अच्छा विश्लेषण किया कि भाई ये तो पूजा पाठ करके जा रहे हैं, ये तो मालिए महंत थे, संत थे। प्रियंका जी नोएडा से अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर रही थी, वो तो ऐसा ध्यान लगा के बैठी जिससे लगता है उनसे बड़ा कोई भक्त शंकर जी का कोई था ही नहीं। उसमें क्या करेंगे भाई, वो भी तो बैठ गई थी ध्यान लगा के नोएडा के काली वाले मंदिर में। सीधी सी बात है कि इससे कोई कैसे इनकार करेगा। हम यदि हिंदू हैं, हम यदि इस परिवेश में जी रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। पूजा पाठ केवल आप ही करें और हम नहीं करें, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, ये अपने गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे सर, एक बार तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। गुरु अवैधनाथ जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, और अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, और यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद फिर आगे फिर वो नामांकन के लिए जाएंगे। और विवेक तिवारी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी खुद गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि पूजा पाठ करने के बाद अब वो अपने गुरु का आशीर्वाद लेने उनके कक्ष में पहुंचे हैं, और इसके बाद आगे का उनका कार्यक्रम होगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आप बताएं इसके बारे में। जी हाँ, उसके बाद वो जी अंजनी, इसके बाद वो एयरपोर्ट हुआ है। अच्छा। इस वजह से थोड़ा सा डिले है। जैसे ही उनके यहाँ पर एयरपोर्ट पर आने की सूचना होगी, उसी हिसाब से वहाँ से मठ से योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, और एयरपोर्ट से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जो इसके ठीक बगल में है, वहाँ पर एक जनसभा होनी है थोड़ी देर की। और तकरीबन जो अभी तक का शेड्यूल है, 12:15 बजे इस जगह पर आएंगे। हमारे पीछे जो कक्ष आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिला अधिकारी का, उसी कक्ष में नामांकन दाखिल किया जाना है। तो पूजा पाठ का सिलसिला बंद हो गया है फिलहाल। और अभी जो आप कह रहे थे कि प्रियंका गांधी भी पूजा कर रही हैं, ध्यान लगा रही हैं, ये चुनाव ही ऐसा है इस बार का जी, कि भगवान पर सबको निर्भर करना पड़ेगा, उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत उलझा हुआ चुनाव है ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए जी। कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन जा किधर रहा है, बहुत ही कांटे की टक्कर लग रही है। तो जाहिर बात है ऐसे में सभी लोग भगवान की शरण में हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका बेड़ा पार हो जाए। और यहाँ हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं विवेक जी कि स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ अंदर हैं, मतलब गोरखपीठ मंदिर में स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ हैं, और योगी जी के साथ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं वो भी। जी हाँ, स्वतंत्र देव सिंह पहले से पहुंच गए हैं। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को आना है, उनका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही उनके आने का सिग्नल होगा, फिर यहाँ से सब लोग एयरपोर्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आपके पास अपडेट के लिए आएंगे विवेक जी, आप बने रहेगा। देखिए, चूंकि बहस बड़ी दिलचस्प हो रही है, बीजेपी कह रही है कि सारे कौरव जो है एकजुट हो गए हैं और लड़ाई सत्य की होगी, और सपा के लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो लड़ाई है वो जनता बनाम बीजेपी हो गई है। अब शुभेंदु जी, आप पश्चिमी यूपी को नकार कैसे सकते हैं? ठीक है, पूर्वांचल में आप जो है दबदबा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में जो माहौल बन रहा है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग भी काफी उत्साहित हैं और आप भी काफी उत्साहित हैं, लेकिन जो बता रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से गोरक्षपीठ के जो पीठाधीश्वर हैं अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के बाद आगे के कार्यक्रम को वो करेंगे, नामांकन के कार्यक्रम को। इसके पहले अमित शाह आने वाले एयरपोर्ट पर, उनको रिसीव करने भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। फिर उसके बाद एक संवाद का कार्यक्रम होगा, फिर वो नामांकन करेंगे, और नामांकन जहां करना है वहां पर विवेक जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी खुद मौजूद भी हैं। एडीएम वित्त राजस्व कमर नंबर 24 में वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे। ठीक है, शुभेंदु जी आपके पास आएंगे। देखिए, आप तो उनको कौरव बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई कौरव पांडव की नहीं, ये लड़ाई जनता बनाम बीजेपी की है। आप पूर्वांचल में भरे मुख्यमंत्री योगी के नाम पे ये दम भरे कि भाई हम पूर्वांचल पे दबदबा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में आपका आधार खिसकता जा रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हाँ,
कि देखिए, हम और अंजनी जी, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। जब घर से एग्जाम देने निकलते थे तो भगवान के सामने दर्शन करते थे, गुरु को दर्शन करते थे और माता से तिलक लगाते थे और दही खाते थे। क्या कहते हैं, दही खाते थे, याद है ना? हम उस संस्कृति से पैदा हुए हैं और उस संस्कृति में ये भी पूजा करके अपने गुरु का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, इसलिए किसी को खराब नहीं लगना चाहिए। ये हर एग्जाम है और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा एग्जाम है। दूसरी चीज इन्होंने कहा, जोशी जी ने, भुवन जोशी जी ने, जी, कि हम दिवा स्वप्न देखते हैं। हम तो सच में दिन में ही सपना देखना चाहते हैं। हम भारत को बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए सोते हुए कोई सपना को नहीं देखते, हम दिन में ही सपना देखते हैं और भारत को विश्व का सबसे बड़ा विश्व गुरु बनाकर हम आगे लेके आएंगे, यही हमारा सपना है। इसी तरह से हमने पहले भी कहा है कि भारत माता को हम अपने परम गौरव पर ले जाएंगे, परम वैभव पर ले जाएंगे। इसलिए भुवन जोशी जी, हम तो दिन में ही सपना देखने वाले हैं, जागते हुए सपना देखने वाले हैं, सोते हुए सपना नहीं देखते। परंतु अब आपको क्या बताऊं मैं, इतने सारे सर्वे आ रहे हैं, सब सर्वे का भी यदि आप सम कर लो, आप कहोगे कि उसको कम करके आप एवरेज निकाल लो। हमारी सरकार बन रही है और इसका जो सरकार का जो प्रभाव है, जो आपकी गर्मी बढ़ी हुई है, जिस तरफ नहीं ठीक है, आप गर्मी शांत करेंगे, वो चर्बी उतारेंगे, लेकिन बात यह है कि जो बात जोशी जी बोल रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में जो माहौल है उसको कैसे निपटेंगे, उससे कैसे आप जो है जो कमियां हो रही है उसको कैसे पूर्ति करेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 का सबने दंगा देखा है, किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर। अरे आज 22 में आ गए सर, मैं 22 में ही बता रहा हूं, भूल जाते हैं लोग। जिन लोगों ने वहां दंगा कराया, हाँ, ये अजीत और अजीत सिंह जी रो रहे थे, सभी वीडियोस पे आप देखिए, और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सपा के लोगों ने दंगा कराया और हमारे लोगों को जबरदस्ती थानों में ठूसा जा रहा है। आज ये भूल गए भुवन जोशी जी कि जिन्होंने इनको दंगा कराया, जिन्होंने इनके लड़कों को बंद किया, जिन्होंने मुसलमानों को तुष्टीकरण के लिए छोड़ दिया, वो आज क्या 7 सालों में भूल जाएंगे कि कौन सी सरकार है सपा की? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी अखिलेश यादव मिल गए थे, कुछ नहीं हुआ। बुआ बबुआ मिल गए थे, कुछ नहीं हुआ। और ये दो लौंडे, जिसको वो कहते हैं कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ करके दिखाएंगे, ये मतलब जनता है। अभी भी जो आप आकलन कर रहे हैं, कि आपको क्या लगता है किसानों की जो नाराजगी है और जो सर्वे भी बता रहे हैं कि करीब 50 से 60 सीट आपकी पश्चिमी यूपी में कम हो रही है, अभी भी जो है आप जो है अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी जोशी जी, अभी ये क्या लग रहा है कि अति उत्साह में है क्या ये लोग? देखिए, अभी जो प्रदेश है इंतजार कर रहा है इनके जवाब का, इनके गृह मंत्री के इस्तीफे, राज्य मंत्री के इस्तीफे का। उस हार की धार को जो जीत चढ़ाई है किसानों पर, देश और प्रदेश भूला नहीं है। और मैं एक को बात कहना चाहता हूँ, जिन दंगों का जिक्र ये कर रहे हैं, उसका लाभ किस राजनीतिक दल को मिला और उनके कौन कौन लोग आरोपी थे, ये भी देश जानता है, ये भी प्रदेश जानता है। नहीं मतलब आप इस्तीफा लेके मानेंगे, अगर भले उनका बेटा चढ़ाया हो वो जेल में हो, भले उनका बेटा चढ़ाया हो वो जेल में हो, आप उनके पापा को जेल भेजवा, मतलब सीट से उतार के मानेंगे? देखिए, गृह राज्य मंत्री का एक संविधानिक पद होता है, गरिमामय पद होता है, और जांच में प्रभावी होता है, और इसलिए पूरा प्रदेश और देश उस तो अच्छा, वो जेल में तो है ना। देखिए, जेल में भी कैसे गए वो सारे प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। और 700 किसानों का जो हत्या का अभिशाप भारतीय जनता पार्टी पे है, इसके साथ साथ जो किसानों पे जो मुकदमे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ले गया, वो जब किसान आंदोलन में आया था उस पर मुकदमे नहीं थे, लेकिन जब किसान यहाँ से गया है तो आंदोलन के झूठे मुकदमे उसके ऊपर है। ये सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, संजीव जी आपके पास आगे, इसके बाद फिर विवेक के पास अपडेट के चलेंगे। संजीव जी देखिए, दोनों तरफ से चाहे बीजेपी हो चाहे एसपी हो, गठबंधन हो, दोनों तरफ से दोनों पार्टियां बड़ी अति उत्साह में हैं। लेकिन सच तो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता हुए हैं, क्योंकि 109 सीटों के बाद जो लगातार हम चर्चा करते चले आ रहे हैं कि पिछले बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 109 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बात
आज के वक्त में, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या खास करके ये लगातार जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां से जाके ये भिक्षाटन वाली प्रवृत्ति जो होती है कि आप भाव को कुरेद के सहानुभूति में जोड़ते हैं, उस प्रवृत्ति से यदि बाहर नहीं आ पा रही है और पुराने दंगों के घाव को या पुरानी बातों को यदि कुरेद के यदि आप वोट बटोरना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वहां की जनता ये बात समझ रही है कि अच्छा संजीव जी, एक चीज देखिए, ये चीज तो दोनों लोग कर रहे हैं भाई। बीजेपी का ताकत क्या है कि हिंदू वोट एकजुट हो जाए, सपा गठबंधन का कहता है भाई मुस्लिम वोट एकजुट हो जाए, तो वो भी तो पहले जिन्ना पाकिस्तान और पाकिस्तान दुश्मन, तो वो भी तो वही कर रहे हैं। तो आप कैसे सिर्फ एक ही पार्टी को बोल सकते हैं? वो भी तो मुस्लिमों को ध्रुवीकरण करने के बाद जो भी उनको हो सकता है वो कर रहे हैं। वो अंजलि, इस समीकरण से बाहर निकलिए। पिछले 1 सालों में जिस तरह से किसानों के साथ बदसलूकी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, समीकरण की बात सबसे पहले आपने की कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, शुरुआत किसने की? शुरुआत तो उन्होंने की भाई। अखिलेश का गणित इस बार क्या है कि मुस्लिम एकजुट हमारे साथ हो जाए, बाकी जाट और कुछ बाकी मिल जाए तो हमारा हो जाएगा खेल। वो तो शुरुआत कर चुके हैं। वो निश्चित तौर पे कोई भी पार्टी अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की बात करेगी, लेकिन मूल बात यह है कि फिर एक तरफा ध्रुवीकरण का आरोप कैसे लगा सकता है कोई? सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। जिस तरह से देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के सिर पर बैठे हुए लोग जा रहे हैं और वहां विकास की बातों को छोड़ करके पुरानी बातों को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं और ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर से आरोप तो लगेंगे ना। आप और हम तो देख रहे हैं ना बैठ के यहाँ पे कि कौन किस तरह की बातें कर रहा है वहां पे। जब वहां पे गर्मी शांत करने की बात हो रही है तो अखिलेश यादव वहां पर भर्ती करने की बात कर रहे हैं। आशाई नहीं, वो कह रहे हैं चर्बी उतार देंगे। देखिए आप भी नहीं भूल, आप भूल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं चर्बी उतार दूंगा। सर आप भी कहें, हम भूल जाते हैं। ठीक है, बदजुबानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक तरफ से है। देखिए आकलन होगा, दोनों का होगा। विवेक जी हमारे साथ है क्या? विवेक जी के पास चलेंगे, थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं। और विवेक जी के पास ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने गोरक्षपीठ में है और यहां से फिर अमित शाह को वो। और विवेक जी देखिए, यहाँ पे जो डिबेट हो रही है बड़ी दिलचस्प हो रही है। गठबंधन को लगता है कि भाई पश्चिमी यूपी में तो हमने बाजी मार ली है, पूर्वांचल की बात है। अब बीजेपी को लगता है कि जो उनका पूर्वांचल का कीड़ा है उसको और अभेद करना है। तो क्या लगता है कि जो पश्चिम में जो थोड़ा सा डेंट लग रहा है पूर्वांचल से, उसको कितना जो है भर पाएंगे? क्या समीकरण देख रहे हैं आप वहां पे? देखिए, माहौल पूरे प्रदेश में एक जैसा है। हाँ, जिस तरह की कांटे की लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसी तरह की पूर्वांचल में भी है, उसी तरह की अवध में भी है, उसी तरह की बुंदेलखंड में भी नजर आ रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जो सर्वे भी बता रहे हैं और जो माहौल सड़क पर जमीन पर दिख रहा है, उसमें कुछ नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है। हाँ, वो जो 325 और 300 प्लस का आंकड़ा दिया जा रहा है वो शायद इतना आसान नहीं होगा। तो बीजेपी की सीटों की संख्या में तो गिरावट हो रही है, लेकिन वो कितना नीचे जाएगी, क्या वो सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ बिल्कुल एविडेंट है, वो ये है कि समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले तेजी से ग्रो कर रही है। अब वो कितना आगे जाएगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। दूसरा अंजलि, जो इस चुनाव की जो आज नामांकन योगी आदित्यनाथ का हो रहा है, उसको लेकर के सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश के लिए होने जा रही है वो ये है कि हमारे दो नेता जिन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, वो दोनों विधानसभा के रास्ते लड़ कर इस बार जनता के द्वारा सीधे चुने जाने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे और फिर वक्त जिसको भी मुख्यमंत्री बनाए, ये एक बड़ी बात होने जा रही है। 2004 से ये सिलसिला उत्तर प्रदेश में बंद हो गया था। मैं आपको बताऊं कि 2002 में जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद चुनाव हुआ, वो हार गए, मायावती मुख्यमंत्री बनी, मायावती उनके पार्टी में रिबेल हो गया और फिर मुलायम सिंह यादव जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी थी, 2003 में उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। वो उस समय लोकसभा के सदस्य थे, वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया और बदायूं की गिन्नौर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री हुए थे। उसके बाद से 2004 के बाद से ये सिलसिला बंद हो गया था। 2007 में, 2012 में, 2017 में जो भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए वो विधान परिषद के रास्ते से चुन करके आए थे। तो ये लगभग 15 सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है, 3 विधानसभाएं गुजर जाने के बाद हो रहा है कि हमारे दोनों भावी मुख्यमंत्री, जिन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, वो इस बार विधानसभा का चुनाव। ये अच्छी बात विवेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि इस बार जो यूपी की लड़ाई है थोड़ा बीजेपी के लिए टफ हो गई है और गोरखपुर से क्या सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शुभेंदु अवस्थी जी बीजेपी के प्रवक्ता, संजीव कौशिक जी समीक्षक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें भी जो आ रही हैं वो भी लगातार हम आपको
दिखा रहे हैं, अपडेट तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोरक्षपीठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पूजा पाठ भी कार्यक्रम है, गुरु अपने गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा शुभेंदु जी, पश्चिमी यूपी का जो समीकरण आप देख रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ दिख रहा है। पूर्वांचल का जो किला है और खासकर गोरखपुर का जो इलाका है, बताया जाता है कि अभेद किला इसको बनाया है योगी आदित्यनाथ ने। तो पूर्वांचल और गोरखपुर के लिए आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया कि ये माना जाए कि नहीं भाई ये आपका अभेद किला है, यहाँ पर गठबंधन हो या बीएसपी हो, यहाँ पे आपका किला भेदने में बहुत सफल नहीं होंगे। तो ऐसा आपने क्या काम किया इन 5 सालों में कि भाई जो अभेद किला आप मान रहे हैं पूर्वांचल को, गोरखपुर को? देखो अंजनी जी, हाँ, उत्तर प्रदेश में हाँ, जब हमारी सरकारें काम करती हैं तो किसी क्षेत्रवाद को लेके कोई बात नहीं करते। हम पूरे उत्तर प्रदेश के समूचे उत्तर प्रदेश में काम करने का प्रयास करते हैं और किया भी है। यदि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करें, यदि हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक जो सपा के गुंडों से हमने बचाव किया है जनता को, आम जनता को, आम महिलाओं की सुरक्षा को लेके, और पूरे 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये सुशासन को, महिलाओं के लिए एक उनके सम्मान को, और जो बेरोजगारी दर की बात आप कर रहे थे, ये लोग आज बहुत कम है। पूरे के पूरे पर कैपिटा जो पर पर्सन की जो एनुअल इनकम है वो 46,000 से 94,000 हो गई है। एक पूरा उत्तर प्रदेश जो एक राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो एक बीमारू राज्य रहा करता था और जो आर्थिक दृष्टि से 12वें 14वें नंबर पे था, वो इस समय पर भारत के दूसरे नंबर पर आ गया है। और ऐसा कैसे हुआ कि सालों साल तक ये सपा और बसपा की सरकारें चलती रही, कांग्रेस की सरकारें चलती रही, उसी स्टेट को 2 साल में डबल इंजन की सरकार ने, चाहे वो रोड बनाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स बनाने हो, चाहे वो सुरक्षा का व्यक्ति का रहा हो, चाहे गन्ने का प्राइस दिया हो, चाहे वो वहां पे पूरा कमिश्नरेट बनाया है। देखिए नोएडा के अंदर पे पूरे के पूरे लोग आज इतना खुश हैं। मैं ये कहता हूं कि जब लोग, अच्छा ये बताइए सर, हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश आपके किले को लेकर सवाल किया था, भाई आप अपने किले को अभेद मानते हैं, लेकिन 29 साल बाद सांसदीय के चुनाव में किला भेद दिया गया था। अब वो किन परिस्थितियों में, किन हालात पे, इसी को लेकर जो विपक्षी दल हैं, उस वक्त के एसपी गठबंधन था, ये लोगों के पास एक मौका मिला था कि भाई आपका किला अभेद नहीं है। हाँ भाई जोशी सर, एक बार ये किला आप लोगों ने भेदा था, तो उसको लेकर भी कुछ उत्साह है क्या? उसको लेकर भी कुछ रणनीति है क्या कि इस बार विधानसभा में कैसे भेदेंगे इसको? देखिए, अभी मेरे साथ ही, पहले तो मैं इनके प्रश्न का जवाब दे दूं। इन्होंने अभी जिक्र करा था कि ये उत्तर प्रदेश जो है बीमारू राज्य है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या केवल वहां पर विपक्षी दलों का ही शासन रहा? ये भूल गए वहां पर माननीय कल्याण सिंह जी का भी शासन रहा, माननीय राजनाथ सिंह जी का भी शासन रहा, माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी का भी शासन रहा। तो क्या वो बीमारू राज्य बना के गए तीनों मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को? पहला प्रश्न तो मेरा इनसे ही है। दूसरा प्रश्न मैं आपके ऊपर आता हूँ। देखिए, राजनीति जो लोग लंबे समय से इसका अध्ययन करते हैं, गंभीर पत्रकार होने के कारण आप भी समझते हैं कि कोई भी नेता हार सकता है, कोई भी पार्टी हार सकती है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। बड़े से बड़े नेता, माननीय वाजपेयी जी हार गए, इंदिरा गांधी जी हार गई, बड़े से बड़े नेता हार जाते हैं और छोटा से छोटा कार्यकर्ता जीत सकता है। ये इनका केवल अहंकार बोल रहा है। आप देखेंगे माननीय जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, माननीय मुख्यमंत्री, अच्छा गोरखपुर और पूर्वांचल का किला कैसे भेदेंगे सर? क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि एक बार आप लोग भेदे थे तो आप लोग थोड़ा उत्साहित थे, इस बार क्या है? देखिए, ये तो हमारी रणनीति है। अब आप देखिएगा, अभी जिस तरह का पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले आप लोग सभी लोग कह रहे थे कि वहां पर समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन कुछ नहीं है, लेकिन जब सड़कों में जन सैलाब आ गए तो लोगों की परिभाषा बदलने लगी है। निश्चित तौर पर पार्टी की रणनीति है, धीरे धीरे वहां दूसरे चरण का, तीसरे चरण का चुनाव जब होने जा रहा है तो आपको दिखेगा कि इनको जवाब देना भारी हो गया। हम विपक्ष में लोग थे, 5 साल का शासन इनका रहा, हमें केवल प्रश्न करने, जवाब जनता को इन्होंने देना है। और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से लास्ट बात कह रहा हूँ मैं अपनी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 5 साल से सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष में आपको दिखाई दी है। केवल अगर किसी ने लड़ाई लड़ने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी को, तो माननीय अखिलेश यादव जी सही आप बोले, सही बोले। लेकिन जनता जो है सर जागरूक है, उसने देखा है कि सड़क पर यूपी में कौन था। मैं निष्पक्ष रूप से अगर मैं बोलूं तो विपक्ष के नेता के रूप में मैंने सिर्फ अजय लल्लू, क्योंकि मैं हर दिन ब्रेकिंग पढ़ता था, अजय लल्लू को देखा, बाकी को तो मैंने बहुत कम देखा। विवेक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, गोरखपुर में आप है, क्या अपडेट है? दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि
पूरे 5 साल में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश ने, लेकिन हम आप अक्सर चर्चा करते थे कि हर बार चाहे लाठी खाए हो चाहे गिरफ्तार हुए हम, वो निष्पक्ष रूप से मैंने जो देखा है वो लल्लू को देखा है, अजय लल्लू। हाँ, वो थोड़े से वो सड़कों पर ज़्यादा रहे, कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी बात थी। लेकिन कांग्रेस का जनाधार और उसका संगठन अभी तक वैसा नहीं है कि वो इस चुनाव में कोई खास करिश्मा कर पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में अपडेट ये है कि वो मठ से निकल करके जो सभा हो रही है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, वहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं और इसके बाद फिर वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना होंगे जैसे ही अमित शाह के आने की सूचना मिलती है। तो जहाँ तक विपक्ष की बात है तो ये बात सही है कि 2-3 साल विपक्ष एक तरह से अपने घर में ही बैठा रहा। खासतौर से कोरोना की जो दूसरी वेव आई उसमें भी विपक्ष सड़कों पर या लोगों की मदद करते हुए उस तरह से एक्टिवली नहीं दिखा था जी। हाँ, चुनाव के 1 साल पहले सभी लोग एक्टिव हुए और सड़कों पर आए, दुनिया भर के प्रदर्शन हुए, प्रचार भी शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं जबकि इश्यूज बहुत सारे थे, इश्यूज चाहे वो महंगाई का इशू हो, गैस का इशू हो और बेरोजगारी का इशू हो, कोरोना में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल हुआ उत्तर प्रदेश में खासकर, वो भी एक बड़ा इशू था। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के कोई बड़े आंदोलन या बहुत लोगों के बीच में विपक्ष के लोग नहीं गए थे। लल्लू कभी कभार ज़रूर दिखाई देते थे, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति काफ़ी बदल गई है। अब इलेक्शन में सब लोग चले गए हैं, तो अब जनता के हाथ में है कि वो किसको क्या उपहार देती है और किसको क्या सजा देती है। ठीक है, संजीव जी आपके पास आएंगे। बीजेपी वाले लगातार ये कहते हैं कि भाई गोरखपुर और पूर्वांचल उनका अभेद किला है, तो इस बार क्या लगता है कि क्या वाकई अभेद किला है? क्योंकि एक बार उपचुनाव में गठबंधन ने यह किला भेदा था, 29 साल बाद वहां पर बीजेपी का जो एमपी का चुनाव हो रहा उसमें हार देखी थी और प्रवीण निषाद जीत गए थे, उपेंद्र शुक्ला जी हार गए थे। तो अभी क्या लग रहा है कि उससे कुछ सबक लेके कुछ रणनीति बनाएगी? ये जो अभेद किला का दावा बीजेपी करती है वो कैसे भेद पाएगी? क्या रणनीति है विपक्ष की? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ती है और बड़ी रणनीति के साथ लड़ती है, पूरी ताकत के साथ लड़ती है जी। लेकिन जिस किले में पहले से ही भेद कोई विपक्षी लगा सकती हो और चिंतारी कर सकती हो, निश्चित तौर पर उस जगह पे और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बात करने वाली। यदि 20% और 80% की बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, इसमें कहीं कोई दमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि दलितों के सबसे बड़े चिंतक आपको प्रश्न हो किसी दूसरे पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं तो कुछ है संभावना। ये सारी चीजें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा बेहतर नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात है अभी इतने समय आया है जो अभी तक कि तमाम एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति उदारता लगातार शुरू की है, लेकिन इस उदारता बरतने के बावजूद कम बता जमीन पर कुछ ना कुछ। आपकी आवाज सब क्लियर नहीं आ रही, आपके पास आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे। शुभेंदु जी आपके पास आते हैं। और जिस तरीके से हमने कल देखा था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू में जब नामांकन किया तो जेपी नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ थी, वहां पर हमने देखा एक बड़ा इवेंट आपने बना दिया था। हमने देखा कुछ महिलाएं जो है फूल थाली में लेकर खड़ी थी, पुष्प वर्षा कर रही थी, उसके बाद एक कार्यक्रम भी किया, संवाद भी हुआ, तो वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ भी आप लोग कर रहे हैं? क्या कुछ मैसेज पूरे पूर्वांचल को, यूपी की देने की कोशिश आप लोग, क्योंकि मैसेज देने में काफी माहिर आप लोग हैं। देखिए, हम लोग मैसेज जो दे रहे हैं जी, सुनिए, हम जो मैसेज देते हैं वो वही मैसेज देते हैं जो हम करते हैं और जनता को वही बताते हैं कि हमने कभी किसी को दिखाने के लिए छेद वाली टोपी नहीं पहनी। हम किसी इफ्तिखार पार्टी में जाकर अपनी टोपी बदलकर जनता को वोट लेने के लिए हमने कभी वो नहीं किया। हम जो पूजा अर्चना करते हैं, जिस धर्म में हम रहते हैं उस पर विश्वास करते हैं और हम अपनी भी पूजा करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी भी पूजा करो। सबका साथ और सबका विकास करने वाले लोग के सामने ये जो आडंबर करने वाले लोग हैं, कभी जाके जैसा आपने बताया प्रियंका गांधी जी यहाँ बैठ गई और भगवान की लीन हो गई नोएडा में, ऐसे ही वो कभी कभी साहब जो गोल टोपी पहन लेते हैं। ये सब चीजें आने वाले समय पर जनता ने देखी है। महिलाओं ने बहुत बड़ा उत्साह है, जो आप कह रहे हो, सभी महिला वर्ग के लोग
भारतीय जनता पार्टी को दिल से चाहते हैं, और महिलाओं में नहीं, बुजुर्गों में, जिनको लगातार इस समय पर जो ये 2 साल का समय चला और घर घर भोजन। अच्छा, एक इवेंट आप लोग क्रिएट कर देते हो सर। हमने देखा सिराथू में हमने देखा कि महिलाओं को कतार में खड़ा कर दिया आप लोगों ने, फूल लेकर पुष्प वर्षा कर रही हैं केशव जी के ऊपर। अंजनी जी, हम लोग एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से काम करते हैं। और बहनों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हम किस आशीर्वाद की बात करेंगे, जहां हम बहनों का आशीर्वाद लेते हैं और ये लोग बहनों को गाड़ी में बैठाकर लूटते रहे हैं। ये सभा पूरा इतिहास सबने देखा है, और आने वाले समय पर जनता बता देगी हमको आपको। ये जो कह रहे हैं भुवन जोशी जी कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, और इसी चैनल पर भुवन जोशी जी आपको मैं चैलेंज करता हूं कि यदि आपकी सरकार बन गई तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, लाइए जोशी जी, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज कर दिए हैं कि आपकी सरकार बन गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आइए जोशी जी, आइए मैदान में आइए। प्रश्न का जवाब दे दूं कि महिलाओं का ये कितना सम्मान करते हैं। उन्नाव की जो बेटी है जिसका मर्डर कर दिया गया है, उनके विधायक जी अभी घुमाते रहोगे जेल में, ये महिलाओं का सम्मान है। और चिन्मयानंद जी को देखा कितना महिलाओं का सम्मान। आपने तो सफाई में डांस कराया, आपने तो सफाई में डांस कराया। लेट मी कंप्लीट। देखिए, महिलाओं का सम्मान कर रहे थे क्या, सफाई में डांस करा रहे थे? इट्स माय टाइम। कौन सा सम्मान था बताइए ना भुवन जोशी जी? जब सफाई में डांस हो रहा था तो वो कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा था, बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अब महिलाओं को जो जवाब देने की बारी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और महिलाएं खड़ी है कि उन्नाव की बेटी का जोशी जी के लिए। जोशी जी, सफाई में कौन सा डांस करा रहे थे महिलाओं को सम्मान के लिए? क्या बात करते हो यार चैनल पे बैठ के? देखिए पूरे 5 साल में वो सफाई उत्सव था, लेकिन आपके विधायक जी जेल में है, चिन्मयानंद जी। तो पूरे देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया आपने, हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया, उसका जवाब आपको देना है। व्यापारियों में गोरखपुर में व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और खाकीदारी कर देते हैं, उसका जवाब आपको देना है। मुलायम सिंह कहते थे कि लड़कों से लौंडों से कुछ हो जाता है उन्हें माफ कर देना चाहिए। ये कौन सी महिलाओं का विकास है? और आप मजाक कर रहे हो यहाँ पर। आपके मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट है कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये महिलाओं का आप विकास करना चाहते हो, ये उनका सम्मान करना चाहते हो, और यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे बैठे हुए। महिलाओं का विकास लौंडों से गलती हो जाती है, ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आपको सुनना था भुवन जोशी जी, आराम से बात सुनिए, आराम से बात करिए। जब महिलाएं रात को चलती थी तो आपके सपा के गुंडे गाड़ी में बैठा। अच्छा शुभेंदु जी, देखिए अगर आप सपा के गुंडे बोल रहे हैं, देखिए भाषा की मर्यादा अगर आप लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो नहीं तो अब आप देखिए नेशनल टेलीविजन बैठे हैं, भाषा को मर्यादित करके अपने अपने पक्ष रखें तो जनता समझेगी और बेहतर तरीके से जवाब देगी। आप लोग जो सर अभी बोल रहे हैं, आप लोग जिन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई बहुत संसदीय भाषा नहीं है, असंसदीय भाषा है, बहुत खराब भाषा भी नहीं है। उन्होंने ही सेंटेंस बोला था कि उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सर भाषा का मर्यादा आप भी ध्यान दीजिए। बड़ी पार्टी के आप दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है सर, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अंजनी जी, इनके मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि लड़कों से गलती हो जाती है? ये भुवन जोशी जी चैनल पे मना कर दे कि नहीं कही थी? हाँ, अब बताइए ना भुवन जोशी जी बोलिए। बताते कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये महिला का सम्मान है। इनको तो और यहाँ मजाक कर रहे हो। इनको शायद इतिहास भूगोल का सही से ज्ञान नहीं है। थोड़ा ज्ञान दीजिए। एक मिनट में कंप्लीट। माननीय नेताजी का सम्मान पूरा देश करता है। इनके प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। कम से कम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, की बात कर रहे हैं, अपने सीनियर्स का सम्मान करना। देखिए राजनीति की पाठशाला की बात कर रहा हूं मैं, विचारधारा की बात कर रहा हूं। नहीं सर, वो ये कह रहे थे कि भाई अभी आप देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई विधायक उनका जेल में है, उसी पे उदाहरण दे रहे थे कि भाई आपके नेता कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, अगर रेप कर दिया तो क्या हुआ, अरे गलती हो गई, जवान थे, लड़के हैं, गलती हो गई।
ये इसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। हाँ, उसको करिए आप। उन्होंने कहा रेप शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करा। उन्होंने कहा कि लड़कों से गलती हो सकती है। हाँ। वो विषय कंप्लीट हो गया। आज ज्वलंत मुद्दे इसके अलावा देश में बहुत ज्यादा खड़े हैं। जवाब नहीं दोगे सर देखिए, जब जनता को चयन करना होगा ना सर, वो सबको देखेंगे भाई आपकी सरकार ने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या करे। संजीव जी, जब कोई चीज किसी चीज का मूल्यांकन होता है, वर्तमान सरकार है या जो पूर्ववर्ती सरकार थी, चूंकि दोनों लोग जा रहे हैं मैदान में, दोनों लोग अपने अपने वादे कर रहे हैं, भाई हमारे सामने विकल्प दोनों का होगा ना भाई, उसने क्या किया उसने क्या किया, इसके आधार पे ही हम लोग चयन करते हैं ना भाई किसको मैदान में लाना है, किसको चयनित करना है, किसको नहीं करना है। पहली बात तो ये कि अवस्थी जी, हार और जीत तो चलती रहेगी। हार जीत की वजह से राजनीति छोड़ने की जरूरत नहीं है। देश को बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की। और पूर्ववर्ती नेताओं ने भी यदि हार की वजह से मैदान छोड़ दिया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक नहीं पहुंचती। इतने मजबूती से डटे रहेगी। दूसरी बात, ये राजनीति की बदली हुई परिभाषा राजनीति करने की एक शैली है, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि हम लोग नीतियों पे बात नहीं करते, हम लोग स्टेटमेंट पे बात। वो एक स्टेटमेंट जो किसी परिस्थिति विशेष में जुबान से निकली, कई बार बहुत सारी बातें निकल जाती हैं और बहुत बड़े बड़े नेताओं से इस तरह की गलतियां हुई है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट पूरे नीति को प्रभावित करती है? क्या हम नीतियों की बात पर हमें चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसा बहुत प्रबुद्ध नागरिक जहाँ के हो, जहाँ राजनीति बहुत गहरी की जाती हो, हर एक व्यक्ति को राजनीति की समझ होती हो, वहाँ बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है मायने क्या जाता है सर, अगर किसी पार्टी का मुखिया रेप के मामले में अगर ये कहे कि नहीं भाई लड़कों से गलती हो जाती है, तो इसको आप एक मुखिया बोल रहा है, कोई आम विधायक कोई आम पार्षद नहीं बोल रहा था, तो उसका क्या परसेप्शन बनता है, किसका क्या परसेप्शन बनता होगा उस जमाने में? नहीं तो स्टेटमेंट की बात करें तो आप बताएं, हम फेवरेट आपको सुना रहे हैं कि किसने किसको जर्सी गाय कहा, किसने किसको क्या कहा। आप सर देखिए बहुत है, लेकिन इस पे महिला सुरक्षा को जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है, अगर ऐसे परसेप्शन बनेगा तो खेलेगी बीजेपी, तो इसी पिच पे बैटिंग करने में माहिर है। देखिए सच बात यह है कि विपक्षी पार्टियों को घेरने से बेहतर है कि बीजेपी अपने कार्यों के बारे में बताए, क्योंकि 5 साल उत्तर प्रदेश में और 8 साल कल तो उन्होंने पूरे 5 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। और खास करके विपक्षी पार्टियां हमलावर इसलिए है क्योंकि जवाब आपको देना है। आपने बड़े मजबूती के साथ और लोगों ने बहुत सम्मान के साथ, बहुत बम्पर वोट के साथ आपको सत्ता में काबिज कराया था। तो जिम्मेवारियां आपकी बनती हैं और आपके ग्राफ यदि नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो चिंता कर दिया है। नहीं शुभेंदु जी, सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। अखिलेश जी ने जो किया जनता ने उनको नकार दिया, अब आपकी बारी है, तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना। जवाब हम दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, हर प्रश्नों का जवाब दिया है हमने, विकास करके जवाब दिया है हमने, महिलाओं की सुरक्षा करके जवाब दिया है। नहीं, जो बात विवेक जी उठा रहे हैं, जो बात संजीव जी उठा रहे हैं, अगर आपने विकास किया है तो आपको अपने विकास पे भरोसा क्यों नहीं है? कल अखिलेश जी ने कहा कि आप गर्मी निकालेंगे, हम भर्ती निकालेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों गर्मी की बात करते हैं आप लोग? गर्मी निकाल देंगे, वो कह रहे हैं भाई आप गर्मी निकालोगे हम भर्ती निकालेंगे। अंजनी जी देखो, जब चुनाव चलता है ये सब चीजें हमने कभी सभी चुनाव में देखा है कि कभी ना कभी इस तरीके की बातें गर्मा-गर्म हो जाती हैं, पर ऐसा विषय नहीं रहता है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा उत्तम प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश था जो 12वें नंबर पे था आर्थिक दृष्टि में, वो दूसरे नंबर पर आ गया। आज मैं क्या कहना चाहता हूं, आज विवेक जी हम सुबह से लेके शाम तक एक एक योजनाओं के ऊपर बात करें और उसका कितना यूज हुआ है इसके ऊपर भी चर्चा। जोशी जी जवाब दीजिए, जोशी जवाब दूंगा जरूर। उन्होंने उत्तम प्रदेश बताया, बताइए, पूछिए सवाल क्या पूछाते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तम प्रदेश वो होता है कि जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि किसान अगर लखनऊ आएगा तो उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे? ये किस तरह की मर्यादित भाषा का? और संविधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर माननीय योगी जी कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, हिमाचल बना देंगे, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं? ये उत्तर प्रदेश की छवि को क्या पूरे देश में? देखिए अब देखिए सर, अगर देखिए मेरे साथ क्या है ना सर, मेरे साथ डिबेट में क्या है ना, जब दो पक्ष में दोनों पक्ष रखता हूं, पहले कहा गया था कि हिंदू गर्दी यहां पे की जा रही है, इसके बाद क्या गर्मी निकाली जाएगी, दोनों पक्ष में रखता हूं जी। अब आप अपनी बात रखिए। देखिए मैं आपको समाजवादी पार्टी का पक्ष बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 तक जो विकास कार्य, डेवलपमेंट का मॉडल जो अखिलेश यादव जी ने, उसको लेकर हम लोग उसको नकार दिया ना जनता ने, तो इसीलिए तो नहीं सही कहा आप शुभेंदु जी, दर्द आपका बाहर आ गया। अखिलेश जी अपने विकास के मॉडल को लेके गए, उनको जनता ने नकार दिया और इसीलिए अब आप फिर अपने फेवरेट मॉडल पे आ गए।
हिंदू मुस्लिम पे आ गए आप हिंदू मुस्लिम पे आ गए। बहुत गंभीरता से हाँ, कहना चाहता हूं, मनमोहन जोशी जी से पूछिए। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर अखिलेश जी ने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, जनता ने नकार दिया, तो आप भी विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप भी हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, 80 बनाम 20 क्यों कर रहे हैं आप? किया ही नहीं। मैं अंजनी जी, इन्होंने विकास किया ही नहीं, मुद्दों पे लड़ाई लड़ी। हमने विकास किया। मैं कानपुर का रहने वाला हूं और कानपुर में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लाइट नहीं आती थी और 8 घंटे या 12 घंटे लाइट नहीं आती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी लाइट नहीं जा रही है। और कारण क्या है? विवेक जी हमारे ग्राउंड जीरो पे रहते हैं सर। विवेक जी ग्राउंड जीरो पे रहते हैं। विवेक जी बड़े बड़े दावे पूछे ना। नहीं, मैं पूछूंगा विवेक जी से, आऊंगा। जोशी जी आपके पास भी आप जवाब दीजिएगा। विवेक जी बड़े बड़े दावे यहाँ किए जा रहे हैं भाई, कानपुर में, लखनऊ में आप भी रहे, लखनऊ में भी कुछ दिन रहा, कि भाई 5 घंटे 6 घंटे बिजली कट जाती थी और अभी क्या है 24 घंटे बिजली आ रही है। मेरा सवाल यह था कि भाई अगर अखिलेश जी चुनाव के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े, अगर वो हार गए, तो क्या बीजेपी भी इसी डर से जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है क्या? 80 बनाम 20 उनकी मजबूरी है क्या? अखिलेश जी कल बोल रहे कि भाई हवा आते ही भाषा बदल गई मुख्यमंत्री की। देखिए, बीजेपी 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उसमें केवल ध्रुवीकरण ही नहीं है, उसमें विकास का भी एक मॉडल है। तो विकास, विरासत, ये 2 जो प्रधानमंत्री ने ये टैगलाइन दी थी, ये 2 विषय हैं जिसके आधार पर बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है। केवल ध्रुवीकरण ही नहीं, विकास का भी एक मॉडल जरूर है। और जैसा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल की उपलब्धियां बताई कि हम 6ठे स्थान से उठाकर उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति को दूसरे नंबर पर ले आए हैं और इसको 1 नंबर पर आगे 5 साल में हम ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विकास का रोड मैप भी है। एम्स बने हैं उत्तर प्रदेश में, एयरपोर्ट्स बने हैं, सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हर सरकार इसको आगे और विवेक जी जहाँ पे आप हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि गोरखपुर के बारे में बहुत काम किया है जी। गोरखपुर में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या काम हुआ है? कहा जा रहा है खाद का कारखाना बन गया, एम्स बन गया और रामगढ़ झील बन गई है, ये काफी दर्शनीय है। तो क्या गोरखपुर में कितना कायाकल्प हुआ है अब पूर्वांचल में? देखिए, ये 3 जो ना आपने नाम गिनाए हैं, गोरखपुर एम्स काफी पहले से बन रहा था, हाँ अब वो पूरी तरह से काम कर रहा है। रामगढ़ ताल का जो विकास किया गया है, जो सौंदर्यीकरण किया गया, वो अभूतपूर्व है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस 5 साल में हुई है, जिसका जिक्र न जाने क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार भी उस मुखरता के साथ नहीं करती है, वो ये है कि पूर्वांचल का ये जो पूरा इलाका है जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी से ग्रसित था और दशकों से लाखों बच्चों की, छोटे बच्चों की, नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी थी। उस बीमारी से अब ये पूरा इलाका, जिसमें गोरखपुर जिसका केंद्र बिंदु है, उस बीमारी से बाहर आ गया है, उससे निजात मिल गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूर्वांचल के लोगों के लिए है, जिसमें गोरखपुर ही नहीं, सिद्धार्थनगर हो, बस्ती हो, यहाँ तक कि लखीमपुर जैसे जिले जो इस बीमारी से ग्रसित थे, उसको कितनी शिद्दत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और जो केंद्र की सरकार है, दोनों ने मिल करके इस बीमारी को इस पूरे इलाके से भगाया है। ये बहुत उल्लेखनीय काम है जिसको याद रखा जाएगा। मुझे लगता है कि इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक किया गया है, खासतौर से कोरोना की दूसरी वेव के बाद, ये भी उल्लेखनीय काम है। तो खाली ध्रुवीकरण ही नहीं, विकास का भी एक मॉडल है और गोरखपुर के लोगों को तो बहुत कुछ दिया है। और आज गोरखपुर का अगर हम नाम ले रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से ले रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जहां तक मुझे याद आता है, गोरखपुर इकलौता ऐसा जिला है जहां से 2-2 चीफ मिनिस्टर निकले हैं। उत्तर प्रदेश में ये गौरव किसी और जिले को हासिल नहीं है। वीर बहादुर सिंह और योगी आदित्यनाथ इसी गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री बने हैं, तो जाहिर है कि गोरखपुर का विकास वैसे भी होना चाहिए, उसको वो डिजर्व करता है और उसका विकास किया भी जा रहा है। ठीक है जोशी जी, देखिए अभी आप कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ ध्रुवीकरण की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। कल ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का लेखा जोखा रखा कि भाई हमने ये विकास किए हैं। तो एक तरफ 80 बनाम 20 भी करते, दूसरी तरफ वो अपने विकास का मॉडल भी जनता के सामने रखते हैं। जैसा कि विवेक जी भी बता रहे हैं कि भाई 2 एजेंडे उनके हैं, विकास और बनाम सांस्कृतिक धरोहर, इसको साथ लेके चल रहा है, ये एजेंडा उनका है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, मैं गाजियाबाद रहता हूं और गाजियाबाद में क्या जाम की स्थिति रहती थी। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार से रहता एलिवेटर रोड देने का काम करा, जो कि 10 मिनट में गाजियाबाद से दिल्ली आप पहुंचने का काम करते हैं। इस सोच के हमारे माननीय अखिलेश यादव जी है। एक्सप्रेसवे लखनऊ तक आप कैसे पहुंचते हैं, ये सब जिसमें जेट विमान तक भी उतर जाते हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी का डेवलपमेंट का विजन है। हम इस विजन के साथ जा रहे हैं चुनाव में। और ये लोगों का क्या विजन है, वो आप इनके मुख्यमंत्री की भाषा से और ये जो हमारे साथी बैठे हैं इनकी भाषा से आपको पता चलता है ये लोग किस तरह देश को गुमराह करना चाहते हैं, प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं। जी शुभेंदु जी जवाब दिए, इसके बाद हम संजू जी के पास चलेंगे। देखिए, मैं तो कह रहा हूं सभी सरकारें
हाँ। जब भी राज्य में आएंगी, किसी भी की सरकारें हो, वो कुछ ना कुछ तो काम करेंगी। आपने और मायावती जी ने मिलकर एक ताज एक्सप्रेस वे जरूर बनाया। जब आपने एक बनाया है तो हमने 5 बनाए हैं। जब आपने एक भी एम्स नहीं बनाया था, एक जगह पे मेट्रो बनाई थी, हमने 5-5 जगह पे, 7-7 जगह पे। हमने काम तो करना ही है सबको। आपको सरकार दी गई है और सरकार में यदि आप खाली एक एक्सप्रेस वे बनाओगे और बहुत धीमे धीमे चलोगे कछुआ की चाल से, हमने उसी चीज को बहुत तेजी से किया है। हमने लोगों के मन में विश्वास किया है कि यदि यूपी के विश्वास को, यूपी के यूथ को यदि कम समय पर यदि कोई विकास दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये कह के बताया है। मैं ये कहां कह रहा हूं, जितनी सरकारें 70 सालों में रही होगी, सबने कुछ अच्छा काम किया होगा। मैं ये कहां निकाल सकता हूं, परंतु जो 5 साल में काम किया है वो रिकॉर्ड काम किया गया है। और इसको यही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने माना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम हुआ है। और यही में भुवन जोशी जी, आप नाराज मत हो, आपने भी कुछ काम तो किया ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने काम नहीं किया होगा। जब आपने काम किया है, बस कितना काम किया है उसकी तुलना एक बड़े काम के सामने हो रही है, इसलिए तुलना तो होगी ही। चलिए, अच्छी बात है। देखिए ये देखिए, डिबेट में जाते हैं, कम से कम अच्छी चर्चा हुई कि भाई आपका क्या काम था, मेरा क्या काम था। संजीव जी आपके पास आएंगे। देखिए ये अब देखिए अच्छी लाइन पे लोग आए, कम से कम विकास की बात जाते जाते तो की। आपसे ये समझना चाहिए कि अच्छी बात ये हो रही है कि 2 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, दोनों चुनाव मैदान में हैं। जैसा कि विवेक जी बता रहे हैं कि 2004 के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों जो उम्मीदवार हैं सीएम पद के, दोनों चुनाव मैदान में हैं। ये एक अच्छी सियासत है यूपी में दिख रही है। निश्चित तौर से इस तरह की सियासत का स्वागत होना चाहिए और लोगों को भी मौका मिला है कि अपने अच्छे उम्मीदवार को करें और विकास अपार समर्थन की बात दोनों कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वो टीवी में हो या यूपी में हो, जितने सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वो सीटें इस बार बहुत नहीं दिखाई दे रही है। और जो समाजवादी पार्टी गई थी, वो आज चुनाव में वापस दिखाई दे रही है और वो भी दावे कर रही है कि हमारे भी सरकार की दावेदारी पुख्ते तौर पे है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये समीकरण जो सामने दिखाई देता है, ये परेशानी का मुख्य वजह है। परेशानी के कारण ये पैदा कर रही है कि पहले से आपके लोग जो ग्राफ है उसमें गिरावट दिखाई दे रही है और विपक्षी पार्टी लगातार अपने आप को बाहर ऊपर से कर ले जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस वजह से चुनाव जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। चलिए, आपने जो है क्लोजिंग कमेंट अच्छा किया है कि ठीक है, अब जो है बीजेपी को भी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी मान रहे हैं कि गिरावट बीजेपी के ग्राफ में आ रही है और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के ग्राफ में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। विवेक जी आप बने रहिएगा, लगातार अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे और उनके नामांकन की ताजा तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते भी रहेंगे। भुवन जोशी जी, शुभेंदु जी, संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो बस थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन दाखिल करेंगे। एक एक तस्वीर सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए आप न्यूज़ इंडिया के साथ।